23 मई 2023 को यूपीएससी सीएसई 2022 का रिजल्ट जारी हुआ और इतिहास फिर दोहराया गया। यानी यूपीएससी सीएसई 2021 की तरह ही इस बार भी टॉप 3 पोजीशंस पर महिला कैंडिडेट्स रहीं। टॉप किया डीयू के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के श्वेता किशोर ने, वहीं गरिमा लोहिया ने दूसरी और उमा हरती ने तीसरी रैंक हासिल की। पिछले साल जेएनयू से पढ़ी श्रुति शर्मा ने टॉप किया था, वहीं अंकिता को दूसरी तो गामिनी को तीसरी रैंक मिली थी। आपको बता दें कि यूपीएससी सीएसई 2022 में कुल 933 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया। इसमें 613 पुरुष कैंडिडेट्स और 320 महिला कैंडिडेट शामिल हैं। यानी 34% महिलाओं का सिलेक्शन इस बार सिविल सर्विसेज के लिए हुआ है। क्या ये नंबर सुखद है? बिल्कुल सुखद है। सिविल सेवाओं में महिलाओं का पार्टिसिपेशन लगातार बढ़ रहा है। 2 दशक पहले की बात करें तो केवल 20% महिला कैंडिडेट्स ही सिलेक्टेड थी। 2017 से 2019 तक महिलाओं का सिलेक्शन रेट करीब 24% रहा था। 2020 में तकरीबन 26% और 2021 में यह था 29% और इस साल यह रेट है 34%, यानी अब तक का सबसे ज्यादा। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। मेरे साथ हैं इंडिया टुडे के एग्जीक्यूटिव एडिटर और मेरी को होस्ट प्रीति चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है प्रीति आपका। आज के शो में हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2022 के रिजल्ट की, जहां लगातार दूसरी बार महिला कैंडिडेट्स ने टॉप 3 पोजीशंस पर कब्जा किया है। साथ ही बात होगी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में महिलाओं की भागीदारी की, उन चुनौतियों की जिनकी वजह से अभी भी महिलाओं का एडमिनिस्ट्रेशन में रिप्रेजेंटेशन कम है। जानेंगे इसके कारण क्या है, किस तरह से हम स्थिति को महिलाओं के लिए बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जिस तरह से इस बार रिजल्ट आया है, ये लगातार दूसरी बार है जब लड़कियां टॉप 3 पोजीशंस पर रही हैं, टॉप 3 या टॉप 4 पोजीशंस पर रही हैं। और वाकई जो पूरा हम देख रहे हैं, चर्चा हो रही है, महिलाएं वर्क प्लेस में आगे बढ़ रही है, लगातार इस पर बात भी हो रही है। फॉर द टाइम बीइंग हो तो रही है, विच आई थिंक इज अ वेरी पॉजिटिव चेंज। आप इसको कैसे देखते हैं, इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? दिवांशी, मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया है, सेकंड टाइम रनिंग हुआ है, पर एक कंसिस्टेंट ट्रेंड है। क्योंकि अगर आप यूपीएससी के एग्जाम देखें, ये बहुत बड़ा एग्जाम होता है। मतलब हम सब किसी ना किसी को जानते हैं, या हम सब खुद ही एक वक्त सोच रहे होते थे कि हमको मतलब एग्जाम देना चाहिए, हाँ, सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहिए, और बहुत कम लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप भारत में देख लेंगे, टॉप वन ऑफ द टॉप कोवेटेड एग्जाम होता है क्रैक करने का। पर आप यूपीएससी छोड़िए, मैं क्यों कह रही हूँ कंसिस्टेंट ट्रेंड रहा है। आप छोटे वर्ग से शुरू करते हैं, हम जो सीबीएसई के एग्जामिनेशन होते हैं वहां से शुरू करते हैं। जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं 12वीं कक्षा का, 10वीं कक्षा के जो बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें भी अगर आप देखें, जब टॉप 10 की लिस्ट निकलती है, उसमें मतलब अधिकतम महिलाएं, लड़कियां ही होती हैं जो फीचर करती हैं। तो ये एक ट्रेंड है। अब ये ट्रेंड क्यों है? ऐसा है कि लड़कियां को अपनी पढ़ाई ज्यादा सीरियसली लेती हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब आपको किसी चीज के लिए लड़ना पड़ता है, फाइट करना पड़ता है ना, तो आप उसको ज्यादा वैल्यू करते हो। तो ये मतलब बोलना नहीं चाहिए, पर बात यही, मतलब ऐसा तो नहीं है कि लड़कियां, या हम ये एडमिट कर लें कि लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट हैं लड़कों से, वो मतलब ये हम साफ एडमिट कर लें, या नहीं तो ये एडमिट कर लें कि देखिए, क्योंकि आपने उनको वर्जित रखा इतने टाइम से, जो उनका हक था आपने नहीं दिया, तो थोड़ा सा और वैल्यू करती हैं, थोड़ा और उसको मतलब सीरियसली लेती हैं। और ये आप हर स्फेयर में देखोगे, हर स्फेयर में अगर आप देखोगे, सिर्फ एक एग्जामिनेशन का स्फेयर नहीं है। अगर आप देखो मोस्टली मतलब मैं आपको अपने डिपार्टमेंट का ही बता देती हूँ। हमारे डिपार्टमेंट में जो हमारे बॉसेस हैं, हमेशा ये कहते हैं, देखो महिलाएं एंकर थोड़ी ज्यादा कंसेंशियस होती हैं, विमेन आर मोर, मतलब थोड़ा सा ज्यादा सीरियसली लेती हैं अपने काम को। तो क्योंकि ये इसी से स्टेम करता है, क्योंकि आसान नहीं रहा है महिलाओं के लिए, कुछ भी आसान नहीं रहा है, पढ़ना आसान नहीं रहा है भाई। तो बाकी और बातें अलग हैं। तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है, पर मैं इसमें एक कैविएट जरूर लाना चाहूंगी। क्योंकि सारे फिर ये बोलते हैं कि भाई देखो, महिलाएं कर तो रही हैं, आप तुम रिजर्वेशन की बातें जो करते रहती हो, क्यों? इसीलिए इसमें जरूरी है रिजर्वेशन बोलना। क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो हमने जो पिछड़ी जातियां थी, जो पिछड़े वर्ग में रह गए थे, जैसे दलित समाज है, हमने उनको रिजर्वेशन दी थी कि हम उनको, जो यहाँ पर थे और बाकी यहाँ पर थे, हम उनको सेम उस पे ला के दें, इक्विटी ला के दें। चलिए, वो अभी तक अबॉलिश नहीं हुआ है, वही चलता हुआ आ रहा है। पर आप महिलाएं
को जेंडर की जगह अगर हम एक समाज की जैसे देखें, अब हम उस नजरिए से देखें, तो बहुत सारी चीजें हैं जो इन टर्म्स, मैं आपकी और मेरी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि हम प्रिविलेज्ड हैं भाई, हम इसमें नहीं फॉल करते। हम नहीं कह रहे कि आप हमें जातियों में बांट दो महिलाओं को, और जो एक जाति को दो दूसरे को नहीं, पर एक अगर आप एक वर्ग देखें, एक इकोनॉमिक वर्ग देखें उसमें, तो महिलाओं को भी भाई रिजर्वेशन की जरूरत है। इमेजिन करिए अगर रिजर्वेशन होता तो कितनी और महिलाओं को अपॉर्चुनिटी मिलती कि वो उतना ही एफर्ट दे पाए, और तब रिजल्ट क्या होते। दिस इज डिस्पाइट, क्योंकि आप अभी भी जैसे मतलब इसमें इक्वालिटी की बात, मतलब इतने आपसे पता नहीं कौन कौन लड़ने लग जाता है कि भाई तुम लोगों को वही हो झंडा लेकर इक्वालिटी की बात करती हो, पर तुम लोग वही हो जिसको पार्लियामेंट पे रिजर्वेशन चाहिए, बस में सीट चाहिए। मतलब हमेशा यही आर्ग्यूमेंट रहता है। पर ये आर्ग्यूमेंट आपको एक चीज देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें क्यों है, क्योंकि आपको सेम लेवल पे लाना पड़ेगा, एक लेवल प्लेइंग फील्ड हम अंग्रेजी में कहते हैं, वो देना पड़ेगा, और फिर आप रिजल्ट्स देखिए, क्योंकि ये डिस्पाइट दैट है। आप अभी भी जो मेल है वो यहाँ से शुरू करते हैं, और जो महिलाएं हैं वो यहाँ से शुरू करते हैं। और यही पूरा कॉन्सेप्ट है जेंडर इक्विटी का, जो हम बात करते हैं हमेशा, फेमिनिज्म में भी इसकी बात होती है, और इसे समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो पूरा फेमिनिज्म मूवमेंट अगर आप कहें ना, जो शुरू हुआ था, किसके खिलाफ शुरू हुआ था? जो पुरुष प्रथा चली आ रही है हमारे समाज में, उसके खिलाफ शुरू हुआ था। अब क्या हो गया ना, वो जैसे जैसे मैच्योर कर रहा है ये फेमिनिस्ट वुमेन राइट्स का मूवमेंट, तो वही समाज पहले तो इसको पुश बैक कर रहा था कि बिल्कुल मतलब फेमिनिस्ट झंडे वाली झोला झंडे वाली ऐसी मतलब पुश बैक कर रहा था। अब समझ में आ रहा है बहुत लोगों को कि देखो पुश बैक तो नहीं हो सकता, अब तो बहुत मतलब हाँ कि अब तो मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो गया है। तो अब ये फेमिनिज्म को भी मतलब तमगा दे देते हैं कि ये फेमिनिज्म है और ये फेमिनिज्म नहीं है। अब क्या हो रहा है, और ये सोचने की बात है, वही लोग जो पहले इस पूरे मूवमेंट को रोक रहे थे, अब वही लोग इस मूवमेंट को डिफाइन करना चाह रहे हैं, वही लोग इसको डेफिनेशन देना चाह रहे हैं कि ये असली फेमिनिज्म है, ये असली फेमिनिज्म नहीं है। ये एक अंग्रेजी में शब्द मैंने सुना है और मुझे तो बहुत मतलब घिनौना शब्द है, नाज़ी फेमिनिज्म, कि ये नाज़ी फेमिनिज्म है। नाज़ी फेमिनिज्म का मतलब है बेसिकली कि आप मुझे मतलब हिंदी में एक वर्ड इसके लिए दीजिए, कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा, मतलब जो नाज़ीज करते थे आप वैसे फेमिनिस्ट हो गए हैं, कि जो नाज़ीज में जैसे पूरा उनका उन्होंने जो पूरी एक कम्युनिटी को ही मार डाला था, जो जूस थे, क्रूर, इतने क्रूर फेमिनिज्म कि ये नाज़ी फेमिनिज्म हो गया। मुझे आज तक इसका समझ नहीं आता है। और ये वही लोग हैं, पहले इसी शब्द को हेट करते थे, अब इसी शब्द को डिफाइन करते हैं और इसी शब्द को डिवाइड करते हैं और इसी शब्द पे तमके देते हैं कि भाई तुम सही फेमिनिस्ट हो, तुम सही फेमिनिज्म, तुम्हारा ये नहीं है। और फेमिनिज्म को छोड़िए, आइडियल वुमन का कॉन्सेप्ट जो क्रिएट हो गया है कि देखिए यही है आइडियल वुमन, यही है कि सुना नहीं है कभी, देखो कितनी बढ़िया महिला है, घर का काम संभालती है और अपना ऑफिस का भी काम कितना बढ़िया से संभालती है, बच्चे कितने अच्छे हैं। कभी बोला जाएगा किसी मर्द को कि कितना बढ़िया मर्द है, घर का काम भी संभालता है, बाहर का अपना जॉब भी करता है, पर घर को इग्नोर नहीं करता है, ये कभी नहीं सुना जाएगा। पर महिलाओं के लिए हमेशा भाई ये तो ऐसा यूज होता है जैसे इतनी बड़ी प्रेज होती है, बहुत धड़ल्ले से ऐसे प्रेज के तौर पे यूज होता है। अरे नहीं, ये लड़की ऐसी नहीं है, हमारी बहू ऐसी नहीं है, हमारी बहू घर का काम तो संभालती है, ऑफिस जाती है, घर का काम बिल्कुल इग्नोर नहीं करती है, वो भी करती है। ये है आइडियल बहू, ये है आइडियल बहू। तो आप मतलब इनमें स्लॉट कर देते हैं। खैर, थोड़ा इतिहास में भी दाखिल होते हैं, वापस आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। 1951 में पहली बार आईएएस बनी अन्ना राजम मल्होत्रा का इंटरव्यू करने वाले बोर्ड ने उन्हें आईएएस ना बनने के लिए कहा था, सजेस्ट किया कि आप फॉरेन या सेंट्रल सर्विसेज ले लें, कहते हुए कि ये महिलाओं के लिए ज्यादा मुफीद हैं। लेकिन अन्ना ने अपना स्टैंड लिया, कैडर चुना। उस समय ये भी रूल था कि जैसे ही महिला अधिकारी की शादी होगी उनका पद खत्म हो जाएगा। आगे चलकर इसे हटा भी दिया गया। प्रीति, ये बात हम कर रहे हैं 1951 की, जब से स्टार्ट हुई है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में महिलाओं की एंट्री हुई है, पहली महिला आईएएस अन्ना राजम मल्होत्रा। और एक आंकड़ा है जो मैं बताना चाहूंगी, 1951 से 2020 तक 11,569 आईएएस ऑफिसर्स हुए, जिनमें से केवल 1,527 ही महिलाएं रहीं। और अन्ना राजम के समय से ब्यूरोक्रेसी में, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा जरूर है, लेकिन ये नंबर्स अभी भी निराशाजनक हैं। ये वैसी ही तस्वीर दिखाते हैं। कैबिनेट सेक्रेटरी के पद तक कोई महिला अभी तक नहीं पहुंच पाई हैं। जो डिपार्टमेंट्स उनको दिए जाते हैं वो कहीं ना कहीं, आप कल्चर डिपार्टमेंट हो गए, आप एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, वो सब WCD हमेशा महिला को ही दिया जाता है। क्यों? तो मेरा इस सवाल यही था कि क्या फैक्टर्स आपको लगते हैं कि इस फील्ड में अभी भी महिलाएं नहीं आ पाती हैं, या फिर
आगे अगर वो एक बार आ भी जाती हैं तो आगे बढ़ने में क्या परेशानी होती है, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप इनकरेज ही नहीं करते, क्योंकि लाइक आई सेड, जब बहुत बचपन में, जब आप कॉलेज में हम सब होते हैं, आप किसी का भी देख लीजिए, किसी भी वर्ग का देख लीजिए, फ्रॉम इकोनॉमिकली बैकवर्ड टू इकोनॉमिकली फॉरवर्ड, फ्रॉम एनी कास्ट लाइन, एक चीज कट करती है कास्ट और क्लास, और वो होता है सब्जुगेशन ऑफ वीमेन, मोस्टली स्टेरियोटाइप ऐसा ही होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं को बचपन से मेन उनका करियर ऑप्शन उनको होता है शादी, करियर ऑप्शन शादी होता है कि आपको शादी करनी है। अब इसमें आपको होम साइंस लेना है या इसमें आपको मतलब ज्यादा पढ़ाई करके क्या करोगे, इस पे हम ट्यूशन क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि इसको तो मतलब जाना ही है, मतलब इसकी तो इसने शादी करनी है। तो और ये मेंटल कंडीशनिंग आप महिलाओं को भी कर देते हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि देखिए आपके पास सिविल सर्विसेज है, आपके पास जो भी है, जैसे मोस्ट बॉयज को ऑप्शंस दिए जाते हैं करियर्स के लिए, महिलाओं को उनके पेरेंट्स से लेकर समाज तक, उनके स्कूल तक एक बहुत क्लियर ऑप्शन दिया जाता है कि आपका टॉप 3 ऑप्शन अगर होता है, चलिए टीचर बन जाओ, क्योंकि टीचर बन जाओ, चलो मेडिसिन कर लो क्योंकि वो शादी के पोर्टफोलियो में बढ़िया लगेगा कि डॉक्टर है, ऐसे ऐसे मतलब रहेगा। पर मेन आपका करियर ऑप्शन जब आपका शादी होता है ना, कि मेन करियर ऑप्शन आपका शादी होता है, तो ये बहुत सारी जो इश्यूज हैं ये आते हैं, क्योंकि आप में क्यों इन्वेस्ट किया जाए, मतलब आपके पेरेंट्स भी आपके में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, ना आपको एक्स्ट्रा ट्यूशन दिलवाएंगे, ना आपको गाइड करेंगे, क्योंकि उनकी गाइडेंस लिमिटेड है एक अच्छा लड़का ढूंढने के लिए आपके लिए, कि हमने अच्छा घर देखकर इसकी शादी कर दी, अब हमारा ये सक्सेसफुल हो गया है, अब हमारा काम खत्म है इन टर्म्स ऑफ। ऐसा नहीं है वो लड़की से प्यार नहीं करते, क्योंकि उनकी भी कंडीशनिंग ऐसी है कि उनको भी ऐसे यही सिखाया गया है कि लड़की की मतलब अल्टीमेटली तो इसकी शादी होनी है, करियर ऑप्शन सेकेंडरी है, वो असिस्ट करेगा मैरिज में, पर वो दुविधा नहीं डाल सकता। आईएएस ऑफिसर और कोई जो अदर गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, वो मतलब सोचते ही नहीं है मोस्ट पेरेंट्स अपने लड़की को गाइड करने के लिए, क्योंकि पोस्टिंग हो जाएगी, हस्बैंड तो यहाँ पे रहेगा, इसकी पोस्टिंग हो जाएगी, फिर कैसे होगा, ये कैसे मैनेज करेगी, तो वो आपको नहीं देते हैं। तो आपको करियर ऑप्शंस मिलते हैं, टीचर बन जाओ, लेक्चरर लग जाओ, डॉक्टर बन जाओ, आपके पेरेंट्स ही आपको ऐसे देंगे, क्योंकि और ये उनकी गलती नहीं है, कंडीशनिंग ऐसी होती है, क्योंकि भाई वाकई में कल आपकी शादी हो जाए और आपके और आपका जो हस्बैंड है वो मान लीजिए दिल्ली में, आपकी पोस्टिंग कर दी जाए मान लीजिए चिकमंगलूर कर्नाटका में, तो फिर मतलब क्या होगा? तो बेसिकली फिर उनको लगेगा कि फिर अब महिला थोड़ा घर छोड़ के जा सकती है, हस्बैंड थोड़ा मूव करेगा, महिला हमेशा मूव करती है भाई। मतलब जो समाज में चला वो आ रहा है, ये बेसिकली करियर ऑप्शंस हैं कि हम क्यों देखते हैं कम महिलाओं को। और बाकी बात बहुत सिंपल है, हमारा आप कितना भी डिनाई कर लीजिए, हमारा पुरुष प्रथा समाज है, हम इसको कॉन्स्टेंटली चैलेंज करेंगे और करना चाहिए और बार बार बोलना चाहिए, बार बार करना चाहिए, पर ये तभी होगा जब आप एक्सेप्ट करेंगे भाई कि हमारा समाज ये है, अब हमको ये चाहिए फॉर इक्वालिटी। और इसी से मुझे एक बात याद आती है, क्योंकि शादी की बात आई तो मैं एक जगह पढ़ रही थी, मैं रिसर्च करते वक्त कुछ आर्टिकल्स पढ़े और उसमें एक जगह जिक्र था, एक आईएएस ऑफिसर ही खुद बता रही थी कि जब एक महिला आईएएस बन जाती है या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कोई अफसर लग जाती है तो शादी के रिश्ते उसके लिए कम आने लगते हैं, और जब बिल्कुल अगर आप दूसरे एंड पर देखें पुरुषों के लिए वो तादाद एकदम से शूट कर जाती है, वो एकदम बढ़ जाती है। तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अगेन महिला थोड़ी ना अरे नहीं, वो ऐसा यूज हुआ जाता है, मैं कैसे बताऊं, मैं कहाँ पर थी, मैंने शादी बहुत लेट करी है, मतलब जो यूजुअली कहते हैं ना कि बड़ी मतलब एक एज होती है, भाई मैंने तो एक बहुत बहुत पार कर ली थी, फिर उसके बाद में मैंने शादी की थी। पर क्या होता है ना, आपको गिल्टी फील कराया जाता है, आप समाज में, मेरे पेरेंट्स ने तो कभी नहीं किया, मेरे पेरेंट्स तो बहुत ही कूल हैं और मेरे मतलब उन्हीं की वजह से मैं हूँ जो हूँ और मेरी थिंकिंग ऐसी है। पर अगर आप बाहर देखें ना, मुझे घर में तो ऐसा कुछ नहीं था, बाहर देखें, क्योंकि सब मतलब लोग कहते थे अरे ये तो करियर ओरिएंटेड है, करियर ओरिएंटेड, ये एम्बिशियस बहुत है। ये जो करियर ओरिएंटेड एम्बिशियस, ये ना डेरोगेटरी शब्द होते हैं महिलाओं के लिए। अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं तो मतलब आप फैमिली ओरिएंटेड नहीं है। और क्या चाहिए अगर शादी में, आपको तो फैमिली ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि देखिए जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी 2 पहियों से चलती है, एक फैमिली ओरिएंटेड, एक को थोड़ा स्टेप वापस लेना पड़ता है कि दूसरा आगे चले। तो
जाहिर है हमारे समाज में सिर्फ जो मैन है वही आगे चलेगा, उन्हीं उनका करियर ओरिएंटेड और एम्बिशियस होना, वाह वाह, हमारा होना। खैर, एक आर्टिकल में पढ़ रही थी, इंडियन एक्सप्रेस में छपा, श्रद्धा पांडे आईपीएस अफसर हैं, वो लिखती है कि एक महिला अफसर होने से जुड़े कई जरूरी पहलुओं पर उन्होंने बात की। पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने के चैलेंजेस को भी उन्होंने हाईलाइट किया। वो कहती हैं कि हमने महिलाओं को फाइनेंशियली सिक्योर, इंडिपेंडेंट, एजुकेटेड ये सब बनाने के लिए कह दिया है, सिखा दिया है। हमने ये भी बता दिया कि महिलाओं को वर्क प्लेस पर पुरुषों के बराबर भागीदारी मिलनी चाहिए, लेकिन एजुकेटेड, फाइनेंशियली सिक्योर और इंडिपेंडेंट महिलाओं के लिए हम खुद को तैयार नहीं कर पाए, समाज तैयार नहीं कर पाए। मैं आपसे प्रीति पूछना चाहूंगी, इस पर आप क्या सोचती हैं? वो जब श्रद्धा पांडे ने अपनी सारी चीजें लिखी और सब कुछ बताया, तो उन्होंने एक और चीज का जिक्र किया कि कभी कभार ऐसा होता है कि बाहर से उनसे पूछते हैं कि आज आलू खत्म हो गए हैं, किचन में वो खाना बना रही होती है। आउट ऑफ एवरीथिंग शी इज अ लीडर समवेयर। और जब वो घर में आती हैं या घर में बाहर भी रहती हैं, तो ये तमाम चीजें कॉन्स्टेंटली, वो मेंटल जो केओस है वो चलता रहता है, जारी रहता है। शायद फिजिकल अनलोडिंग हो गई हो, लेकिन मेंटल, क्या कहना चाहेंगी आप इस क्योंकि पर? महिला को लगता है ना कि जैसे सेट रूल्स होते हैं सोसाइटी में, सेट रूल्स होते हैं कि महिला को किचन संभालना है, घर संभालना है, तो चाहे वो कुछ और करे, उसको ये तो करना है भाई, ये तो आपका काम है। तो बाकी चाहे कुछ भी हो जाए, घर का कुछ इधर उधर नहीं होना चाहिए, घर संभालना चाहिए। और बहुत सारी वुमेन ये टेंशन लेती हैं, गिल्टी फील करती हैं कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ। कितनी वुमेन वर्क फोर्स से ड्रॉप हो जाती हैं। आपकी कितनी दोस्त होंगी जो मैरिड होंगी और वो वर्क फोर्स छोड़ देती हैं क्योंकि वो गिल्टी फील करती है, मैं अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पा रही हूँ, मुझे खुद बहुत गिल्टी होता है। या वो गिल्ट फील करती हैं कि मैं घर नहीं देख पा रही हूँ, तो मतलब मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो फिर वो मतलब उनको खुद लगता है कि वो फॉल शॉर्ट कर रही हैं, कि वो नहीं दे पा रही हैं अपना 100%। और ये बिल्कुल सही है, क्योंकि वही जो हम बात कर रहे थे देवांशी, जब कहते हैं ना कि आपने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो कर दिया है, पर समाज रेडी नहीं है एक्सेप्ट करने के लिए कि ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिला है जो अपने डिसीजंस खुद लेगी। अल्टीमेटली वो देखना चाहते हैं कि चलिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो है, बहुत बढ़िया, पर घर संभाल लेगी ना। वो बहुत इमिडिएट हो जाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि एज एनी एक ना साइकिल होती है किसी भी सोसाइटी की, हम एक ऐसी साइकिल में हैं। और अनफॉर्चुनेटली मैं, आप और हम जैसे जो मतलब हम उम्र टाइप लोग हैं, एक जनरेशन आगे या एक जनरेशन पीछे, एक ऐसे फ्लक्स में हैं और कम से कम 10-15 साल ये और चलेगा कि जब आपको ये सब फेस करना पड़ेगा। और चाहे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाएं, आपको उसकी कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, समटाइम्स पर्सनली कॉम्प्रोमाइज करके। आपको बहुत सारी, मैं महिलाओं को जानती हैं जो नहीं चाहती सिर्फ करियर, वो दोनों चाहती हैं। एक सक्सेसफुल करियर चाहती हैं, एक सक्सेसफुल पर्सनल लाइफ चाहती हैं, पर उनको कभी कभार पिक करना पड़ता है, क्योंकि कितनी सक्सेसफुल महिलाएं हैं इन देयर करियर्स जिनका पर्सनल लाइफ नहीं बैठ पाती है ठीक, क्योंकि कोई उनके लिए वो देता ही नहीं है उनको स्पेस कि भाई लाइक वी अलाउ द स्पेस फॉर मेन टू ग्रो एट होम, उनको वो मिलता ही नहीं है। बहुत जैसे तुम कह रहे थे, जैसे आप कह रही थी कि जो कर्स महिलाओं के लिए एज बीइंग मतलब IAS, सिविल सर्विसेज, सक्सेसफुल, वो बून है मेन के लिए, वो उल्टा है। तो पर मुझे ये लगता है कि आपको ये बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली लगता है, मैं बहुत एक चीज में बहुत क्लियर हूं कि महिलाओं का शक्तिकरण, एम्पावरमेंट सिर्फ एक चीज से जुड़ा है, समाज को समझ आ जाएगा, पता है, पर एक चीज से जुड़ा है और वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और वो जितनी आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट महिला क्रिएट करोगे, वो उतना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगी। और चाहे समाज चाहे या ना चाहे, ओवर टाइम, जैसे एक पूरा सर्कल होता है ना, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो मेक वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट एंड यू आर स्टार्टिंग अ डिफरेंट मूवमेंट इन दिस कंट्री। यस, डेफिनेटली। और हमने इस पर विस्तार से चर्चा भी की थी, कितना जरूरी है ये। एक और आखिरी सवाल प्रीति, कई बार ऐसा होता है सब कुछ ठीक हो गया, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपको जॉब मिल भी गई, सारी चीजें ठीक चल रही हैं, फिर बात आती है ग्रो करने की, उस लैडर को आगे चढ़ने की। चाहे एफिशिएंट फीमेल ऑफिसर है और एफिशिएंट मेल ऑफिसर है, उन दोनों की जर्नीज में बहुत डिफरेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल,
महिलाओं की संख्या कई गुना ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले कि वो वॉलंटरी रिटायरमेंट लेती हैं, और प्रमोशंस में भी जो ग्लैमरस जो अगर पोस्ट्स हैं वो उनको जाती हैं, जो पुरुष हैं उनको जाती हैं, पुरुष ऑफिसर्स हैं, और महिलाओं को मिल जाता है जो डिपार्टमेंट हैं उनके लिए जो मुफीद माने जाते हैं उनको वो मिल जाते हैं। एक और दूसरी चीज़ आती है कि महिलाएं सॉफ्ट होती हैं। पॉलिटिशियंस से आपको डिस्कशंस करने हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी हैं आपको, आप लॉ और ऑर्डर की सिचुएशन नहीं संभाल सकती, आप वैसे वाले काम करिए जो वो सॉफ्टनेस से थोड़ा सा अलाइन करके चले। तो मैं इसमें भी थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि जब एक बार आप अंदर घुस जाते हैं, आप चले जाते हैं, उसके बाद लाइफ एज अ महिला अफसर कितनी चैलेंजिंग आपको लगती है कि हो सकती हैं, और ये जो तमाम चीज़ें, चाहे वो प्रमोशन हो, चाहे वॉलंटरी रिटायरमेंट की बात हो, वो कितना अफेक्ट करते हैं आगे आने वाली महिला अफसर को भी, आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी। मुझे लगता है, पता है, कोई फील्ड्स डिफिकल्ट होती हैं, कोई नहीं होती हैं टू एडजस्ट फॉर वुमेन, नॉट जस्ट एडजस्ट टू ग्रो फॉर वुमेन। मैं आपको बस मतलब सिविल सर्विसेज नहीं है, पर मैं आपको अपना एग्जांपल दे देती हूँ, क्योंकि जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था 20 साल हो गए अब, मतलब होने वाले हैं 17 साल मान लीजिए हो गए हैं, 16-17 ईयर्स हो गए हैं। जब मैंने जर्नलिज्म शुरू किया था तब ऐसा वक्त था देवांशी जब मेरे को, आई स्टिल रिमेंबर इन मतलब माय फर्स्ट जॉब वाज इन 2010 मान लीजिए, और तब 2010 मतलब 14 साल, उसके पहले इंटर्न तो 17 साल हो गए हैं तो था। और उस वक्त ऐसा था कि मेरे को पॉलिटिक्स शुरू से करनी थी, बहुत क्लियर थी कि मेरे को पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बनना है। मेरे पहले 2 साल मैंने फैशन किया, फिर मैंने एंटरटेनमेंट किया, क्योंकि देखते ही मुझे बोला कि भाई नहीं, आप इसमें बेस्ट फिट हैं। मतलब पहले उन्होंने बिना मेरे को मतलब टेस्ट करे या मेरा कैपेबिलिटीज जाने, बिगिनिंग से हो गया आप बेस्ट फैशन में फिट रहेंगी या आप इसमें एंटरटेनमेंट में फिट रहेंगी। मैंने 2 साल किया क्योंकि आप यंग हैं, आपको करना है काम, तो उसे शुरू किया। और इतना मुश्किल रहा है हर स्टेप में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट बन भी जाते हैं, बहुत सारी चीजें जो आप नहीं कर पाते फिर वो आपके अगेंस्ट यूज होती हैं, क्योंकि मोस्ट पॉलिटिशियंस अगर आप देखें जो सीनियर लीडर्स होते हैं, क्योंकि वो दिन भर इधर उधर की बातें होती हैं, वो जर्नलिस्ट से सिर्फ 11 बजे या 10 बजे के बाद मिलते हैं यूजुअली, ऐसा मतलब मैंने देखा है। अब उसमें जो हमारे ब्यूरो चीफ हैं वो कहते हैं अरे तुम तो मिल नहीं पाओगी, तो ये पार्टी की बीट हम इनको दे देते हैं, तुम इस पे फोकस कर लो। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है और ये बहुत फेस करना पड़ता है, और ये सर्विसेज में भी यही होता है। एग्जैक्टली यही होता है, क्योंकि जो भी फील्ड है महिलाओं की जर्नी कहीं ना कहीं सेम है, इट्स ऑल रिलेटेड, इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति कि आप ज़नाना रिपब्लिक के इस एपिसोड में आई और विस्तार से आपने तमाम चीज़ों पर बात की। बड़े ज़रूरी सब्जेक्ट्स जो इस टाइम पर यूपीएससी का रिजल्ट आया है बाहर, उन्हें लेकर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाओं की क्या स्थिति है उसे लेकर हम अगले एपिसोड में अपने दर्शकों के सामने आएंगे कुछ नए मुद्दों को लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बहुत बहुत शुक्रिया।